Students of plus 2 class, we were discussing about applications of Gauss's law. हम Gauss's law की एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर, clear spherical shell when it is uniformly charged. So today we are going to discuss about electric field intensity due to uniformly charged solid sphere. अब की बार solid sphere given है और solid sphere कैसा है? It is non conducting, ठीक है? This is non conducting means it is not a conductor. ये कंडक्टर नहीं है, it is a non conducting. तो देखिए यहाँ पर हमने गॉसिस लॉ का यूज करना है, तो फिर से हम वही बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहली बात आ जाएगी कि हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर दिया है जिसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेट दिस इज सॉलिड स्फीयर एंड इट इज ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड लेट this is the radius capital R and there is some charge density, now this is volume distribution of charge, so it is rho, charge density is rho, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने फाइंड आउट करना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, वो भी किसका यूज करके, बाय यूजिंग गॉसिस लॉ। तो पहले हम देखेंगे इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर। सो लेट दिस इज द पॉइंट ऑन द सरफेस वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए गॉसिस लॉ का यूज करने के लिए हमें मैक्सिमम टाइम क्या करना पड़ता है, गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। लेकिन यहां पर हमें गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज ऑलरेडी ए क्लोज्ड सरफेस, क्लियर। सो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर कितनी होगी, ठीक है। तो सरफेस के ऊपर हमने फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास दिस इज द एलिमेंट्री एरिया एंड दिस एलिमेंट्री एरिया इज ds, ठीक है। इसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, सो इट इज ds वेक्टर, ठीक है। नाउ हियर इट इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव q चार्ज इज distributed uniformly on this solid sphere which is a non conducting material। तो इसलिए इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा that will be radially outwards, means electric field intensity as well as area vector, they are parallel to each other। So we can say according to Gauss's law, Gauss's law के according क्या होना चाहिए, that is surface integral for the closed surface of electric field, that is E vector dot ds is equal to q upon epsilon naught, clear। Here we can write it as it is E ds cos of theta and it is equals to epsilon naught। So it is equation number 1। ये बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे हर बार हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। The method is similar in all the cases, ठीक है। अब हमने देखना है ये थीटा की वैल्यू कितनी है। सो हियर E वेक्टर इज पैरेलल टू ds वेक्टर, मींस यहां पर थीटा कितना हुआ, दैट इज हियर द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दिस E into ds cos 0 means that you know very well। मैं थोड़ा यहां पे शॉर्ट में कर रहा हूं, E ds cos 0, ठीक है। cos 0 means 1, तो आ जाएगा E into ds is equals to q upon epsilon naught, clear। now it is equation number 2। अब आपको पता है इस ds की वैल्यू कितनी होनी है, तो we can say but integration of this closed surface for ds is equals to total surface area of this closed surface, Gaussian surface का total area कितना है, that is 4 pi, radius है capital R, it is 4 pi r square। when we will substitute this value in equation number 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
देखिए therefore equation 2 implies E into 4 pi r square equals to the value is equals to q upon epsilon naught, or from here we can say E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. So this is the value of electric field on the surface of this uniformly charged non-conducting solid sphere. From here we can say this is inversely proportional to square of this r, capital R radius. Clear? अब हमने देखना है कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा. सो देयरफॉर वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर आउटसाइड इट. इसके बाहर हमने देखना है कि कैसे होता है. तो दिस इज क्वाइट सिंपल. बाहर की बात की जा रही है. सो दिस इज द solid sphere. It is uniformly charged like this. Charge is uniformly distributed on it. Its radius that you know very well, it is already capital R. Now here is the point which is outside this solid sphere. इस solid sphere से बाहर हमारे पास पॉइंट P दिया है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. सो लेट दिस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज स्मॉल r. तो स्मॉल r ये हमारे पास डिस्टेंस है. हमने गॉसिस लॉ या गॉसिस थ्योरम का यूज करना है. तो वैसा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस व्हिच इज ए क्लोज्ड सरफेस. सो कंस्ट्रक्ट a Gaussian surface of radius small r which is passing through point P. ठीक है. So again we will say that by using this Gauss's law. तो Gauss's law के अकॉर्डिंग वही फिर से वैसे हो जाना है. यहाँ पर कैपिटल R था आपके पास डिस्टेंस. Here it is small r. This distance is small r. समझ लो बात को. तो सिर्फ कैपिटल आर की जगह पे आ जाएगा स्मॉल आर आ जाएगा. फिर भी जल्दी से चलिए कर लेते हैं. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ के अकॉर्डिंग वही E वेक्टर डॉट ds is equal to q upon epsilon naught, because here it is positive q and this positive q is surrounded or is contained by this Gaussian surface. It is lying inside the Gaussian surface. So from here we can say it is E ds cos of theta and it is equal to q upon epsilon naught. Again here it is the elementary area of the Gaussian surface ds, its area vector, that is ds vector, and the electric field due to positive charge is radially outwards. Means E vector is here. E vector is again parallel to ds vector. It means दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री. ठीक है. So here it is 0 degree. So we can substitute this value in here. So we can say from here it is E ds cos of 0 degree equals to q upon epsilon naught, or we can say it is E into ds equals to q upon epsilon naught. Here this is a ds. It is 4 pi r square. So again here this ds is equal to 4 pi. ds is for Gaussian surface and Gaussian surface have radius small r this time because this is the Gaussian surface. ठीक है. तो हम हमेशा Gaussian surface का radius लिखेंगे. So we will substitute this value in this equation. So from here we again get that E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. From here we can say E is inversely proportional to r square. तो देखिए सरफेस पे क्या था. E is inversely proportional to capital R square, and here it is E is inversely proportional to small r square. Small r is the radius of a Gaussian surface. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली किसके ऊपर डिपेंड करती है. स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अ गॉसियन सरफेस और क्लोज्ड सरफेस. क्लियर. अब हम इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सबसे डिफरेंट है वो डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो उसके इनसाइड कितना होगा, इनसाइड। सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। So C part is inside the solid sphere। तो solid sphere के inside कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस एंड पॉजिटिव Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो और इसका रेडियस क्या है, द रेडियस ऑफ दिस इज कैपिटल R, समझ लो बात को। तो इस केस में चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन, दिस इज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज डेंसिटी भी कौन सी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसलिए इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। इट मींस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी। अभी देखिए हमें बोला जा रहा है वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहां फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, इनसाइड। सो लेट अस कंसीडर हियर इट इज सम पॉइंट of observation, point P which is lying inside the solid sphere। तो आपको पता है गॉसेस लॉ का यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोज्ड सरफेस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। सो कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस which is passing through this point P, clear, and let the radius of this Gaussian surface is small r। तो स्मॉल r हमारे पास रेडियस दिया है, गॉसियन सरफेस हमारे पास है। तो देखिए अब हमने गॉसेस लॉ का यूज करना है, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या होता था जी, दैट इज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स is always equal to 1 upon epsilon naught times to the total charge enclosed by Gaussian surface और closed surface। तो यही पॉइंट यहां पर नोट करने का है। तो यहां पर अगर हम बात देखेंगे तो here this is the Gaussian surface। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस वाले पोर्शन की, और इस वाले पोर्शन में कितना चार्ज कंटेन्ड है। तो देखिए पूरे के पूरे स्फीयर में चार्ज था पॉजिटिव Q, यहां पर वो चार्ज कितना हो गया है, डिफरेंट देन Q, ठीक है जी। आप समझ रहे हो बात को। तो देखिए बोलने का मतलब है इस वाले पोर्शन में जो चार्ज है लेट इट इज अ पॉजिटिव Q डैश, because the charge inside this Gaussian surface is not capital Q, yes sorry, is not positive Q, because positive Q is contained by whole solid sphere। सारे के सारे solid sphere के अंदर कितना चार्ज है, पॉजिटिव Q। लेकिन अगर यहां पर हम ध्यान से देखें तो जो गॉसियन सरफेस है, सॉलिड स्फीयर के अंदर है पॉजिटिव Q, लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर है Q डैश, मींस इट इज डिफरेंट फ्रॉम Q। तो देख लीजिए इसके बाहर भी कुछ चार्ज यहां पर आ रहा है। तो गॉसेस लॉ तो सिर्फ बात करता है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है उसके बारे में। तो हियर इट इज Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेटर ऑन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q डैश। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीके से करवा रहा हूं, क्लियर। तो पहले इस तरह से करेंगे जैसे हमने बाकी के पोर्शन किए, ठीक है, हम बिल्कुल उसी तरह से करते आ रहे हैं। तो यहां फिर से हम करेंगे इट इज E ds cos of theta equal to Q dash upon epsilon naught। इक्वेशन का नेम रख लीजिए 1 2 जो भी रखना है आपने, क्लियर। यहां पर फिर से हम देखेंगे, हियर वी विल सी, ठीक है, दिस इज ओनली इट इज क्वेश्चन नंबर 1। हियर वी विल सी दिस द वैल्यू ऑफ थीटा,
ठीक है, देखिए अब ये है हमारे पास गॉसियन सरफेस का एलिमेंट्री एरिया ds। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू इट। साथ में q डैश क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना है दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड होगा। मींस अगेन हियर E vector is parallel to ds vector. It means theta is equal to 0 degree. So therefore equation 1 gives this E ds cos of 0 degree equals to q dash upon epsilon naught. ठीक है, और we can say this E into ds cos 0 means 1. It is equal to q dash upon epsilon naught. Now you know very well we have to substitute the value of this ds. ds integration of ds means whole surface area of a Gaussian surface, closed surface. तो closed surface का एरिया देखना है अभी हमने, देख लीजिए दिस इज स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, सो इट इज 4 pi r square. तो here surface area of whole closed surface is 4 pi r square. When we will substitute this value in equation number 2, तो यहां से देखिए therefore equation 2 implies it is E into 4 pi r square and it is equals to q dash upon epsilon naught, or from here we can say E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q dash upon r square. Here it is again q dash, फार्मूला वैसा ही आ रहा है लेकिन यहां चीज डिफरेंट आई है, क्या है वो q dash. अब q dash हमने निकालना है, we have to find out the value of q dash. देखिए this is sigma. Sigma means charge density, means charge per unit volume. तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के लिए चार्ज है Q, ठीक है। तो देखिए यूनिट वॉल्यूम के लिए चार्ज क्या है, सिग्मा। कंप्लीट वॉल्यूम के लिए कितना है, Q। तो ये जो छोटा सा स्फीयर हमारे पास बना है, इसका जो वॉल्यूम है उसके अंदर कितना चार्ज होगा, वो है Q डैश। तो इसलिए हम बोल सकते हैं हियर चार्ज per unit, here charge per unit volume is कितना है, that is equals to, जिसका नाम हमने क्या रखा है, we have called it as sigma and that is equals to q upon 4 by 3 pi r cube. It is named as a sigma. ये यूनिट वॉल्यूम के लिए जो है चार्ज है सिग्मा, ठीक है। तो जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है उसके वॉल्यूम में कितना चार्ज आया होगा, उसका नाम Q डैश रखा है, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल स्फीयर व्हिच इज गॉसियन सरफेस है, क्लियर। तो इसलिए हम बोलेंगे देयरफॉर चार्ज इन द वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस में कितना हो जाएगा, Q डैश इज इक्वल टू 1 सिग्मा इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस है अब की बार उसका वॉल्यूम, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, वहां से हमें Q डैश मिल जाएगा। तो देखिए Q डैश कितना मिल गया फिर, तो देयरफॉर Q डैश इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इट इज सिग्मा, सिग्मा की जगह है Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से समझें। हमारे पास फार्मूला आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, Q डैश यहां पर हमारे पास आ रहा है, हमने Q डैश फाइंड आउट करना है कि ये जो इनसाइड हमारे पास क्लोज्ड सरफेस बना इसमें कितना चार्ज है। तो इसलिए हमने यूनिट वॉल्यूम के लिए चार्ज निकाल लिया, तो इसके वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है, मींस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विद
the volume of this small sphere which is a Gaussian surface here. Oh yeah, so we can say q dash is equal to sigma की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे and the value is here, that is q upon 4 by 3. So this is q upon 4 by 3 pi r cube multiplied with the volume of Gaussian surface. तो Gaussian surface कौन है आपकी बात, this is the Gaussian surface, तो इसलिए उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 by 3 pi r cube because it is also a sphere. तो देखिए 4 by 3 और 4 by 3 कैंसिल होंगे, हमारे पास बचता है q dash is equals to, हाँ जी कितना आ गया, q into small r cube divided by capital R cube. This is the value of a q dash. Now this q dash we can substitute in equation number 3. तो हमने इक्वेशन 3 में इसको सब्स्टिट्यूट करना है और इक्वेशन 3 में देख लीजिए आपके पास क्या है, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q dash upon r square. तो ये q dash की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. So therefore equation 3 implies E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q dash हमने फाइंड आउट किया है, that is q small r cube upon capital R cube. यहां पर हमारे पास r square भी है, वो भी राइट कर लेंगे. ठीक है जी, तो देख लीजिए r square और r cube कैंसिल करके स्मॉल r बचता है. सो दिस इज 1 upon 4 pi epsilon naught q small r upon r cube. So this is the value of electric field intensity inside a non-conducting. ये कहां की बात हो रही है, inside. ठीक है, देखिए यहां से खास बात, E is directly proportional to small r. ठीक है, means small r के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड करता है, कहां, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर. क्लियर. अच्छा जी, अब देखते हैं यहां से हमारे पास एक स्पेशल केस बनता है दैट वी वांट टू डिस्कस हियर नाउ. तो ये तो आ गया इनसाइड द सॉलिड स्फीयर. अगर हम बात करें एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, देयर इज स्पेशल केस एट सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर है वो भी कौन सा है, नॉन कंडक्टिंग. ठीक है, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताता हूं. ठीक है, अभी तो हमारे पास है नॉन कंडक्टिंग. तो देखिए सेंटर ऑफ स्फीयर पे स्मॉल r कितना हो जाएगा, 0. दिस स्मॉल r विल बिकम 0. ये अगर 0 हो जाता है तो देखिए इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, समथिंग इज मल्टीप्लाइड विद 0 मींस 0. So electric field at the center of the sphere is 0. इसका मतलब है सेंटर ऑफ द स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है. ठीक है, तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. तो लेट अस कंसीडर दिस इज द, here we are writing electric field and here we are writing this distance small r. ठीक है, let here it is the solid sphere. हमारे पास solid sphere given है like this, positive 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 charge is distributed. ठीक है जी, this is the surface. तो हम बोल सकते हैं सरफेस तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, this small r equal to radius. This is the radius कैपिटल R. ठीक है जी, तो देखिए जब हम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट द सेंटर. जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस की तरफ को आ रहे हैं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r. इट मींस द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस ग्राफ शोज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r. ठीक है जी, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r square. It means the graph will be like this. So it is
is inversely proportional to r square। तो हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो किस तरह से बना, यहां से बन रहा है, इट इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर अप टू द सरफेस, यानी कि सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इंक्रीज होता है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, मैक्सिमम। सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, ठीक है, एंड इट इज जीरो एट सेंटर। तो सेंटर से सरफेस की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, सरफेस से हम जैसे ही हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो था आपके पास ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अगर हमारे पास ये जो स्फीयर है ये नॉन कंडक्टिंग के बजाय कंडक्टिंग होगा तब क्या। तो देखिए, कंडक्टिंग की बात जब हम करते हैं तो उसका जो आर्टिकल एक्सप्रेशन हम डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल हॉलो स्फीयर की तरह हो जाएगा, बिकॉज चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज को, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के, देखिए हॉलो स्फीयर के लिए हमने बात की थी बिल्कुल खाली था अंदर से, और हॉलो स्फीयर में क्या होता है, हॉलो स्फीयर में जो चार्ज होता है वो कहां लाई करता है, हॉलो स्फीयर अंदर से खाली है, चार्ज कहां लाई करेगा, बाहर के सरफेस के ऊपर, आउटसाइड द सरफेस, आउटर सरफेस, क्लियर। तो इसलिए इसके अंदर तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0। अब हम बात कर रहे हैं अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर हो लेकिन कंडक्टर हो, तो देखिए सॉलिड स्फीयर हो और कंडक्टर हो, तो जैसे ही हम कंडक्टर के ऊपर चार्ज रखने की कोशिश करेंगे वो चार्ज फट से कहां आ जाता है, सरफेस पे। चार्ज कहां आ जाएगा, सरफेस पे। यानी कि अगर सॉलिड स्फीयर भी होगा इस तरह से तो इसके अंदर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता है, कहां एक्यूमुलेट होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे चार्ज एक्यूमुलेट होता है। इसका मतलब है इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर हो और वो कैसा हो, कंडक्टिंग हो, तो उसके लिए भी किसकी तरह होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक हॉलो स्फीयर। जैसा हॉलो स्फीयर के लिए होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही सॉलिड स्फीयर अगर कंडक्टर हो तो उसके लिए वैसा होना है, बिकॉज चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो आपके पास कंडक्टर के लिए बोला जाए या हॉलो स्फीयर के लिए बोला जाए, सॉलिड स्फीयर कंडक्टर हो या हॉलो स्फीयर हो, दोनों के लिए सेम रहेगा, क्लियर। लेकिन नॉन कंडक्टिंग के केस में जो चार्ज जहां रख दिया जाता है वो वहीं पे बैठा रहता है। इट मींस हम बात कर रहे थे नॉन कंडक्टिंग की, तो यहां चार्ज रखा है तो वो बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जबकि कंडक्टर में ये चार्ज फट से कहां आ जाता है, आउटर सरफेस पे, क्लियर। तो इसलिए दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये थी आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस लॉ। सो रिवाइज देम वेरी केयरफुली टिल नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।